आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट थर्ड के प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र है, विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इस विषय में आज हम उपभोक्ता व्यवहार को निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता या क्रेता व्यवहार को अनेक घटक निर्धारित या प्रभावित करते हैं। इन सभी घटकों को कुछ कैटेगरी के हिसाब से है, जैसे एक कैटेगरी है व्यक्तिगत घटक, दूसरी कैटेगरी है आर्थिक घटक, तीसरी कैटेगरी है मनोवैज्ञानिक घटक, चौथी कैटेगरी है सांस्कृतिक घटक और पांचवी है सूचना स्रोत घटक। अब इसमें सबसे पहले जो है वो व्यक्तिगत घटक के बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक क्रेता के व्यक्तिगत जीवन में अनेक घटक पहलू होते हैं। ये आप जानते हैं, ये सभी घटक उसमें क्रय व्यवहार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे घटकों में कुछ एक इस प्रकार हैं, जैसे आयु, ये प्रभावित करता है उपभोक्ता व्यवहार को। उपभोक्ता की आयु क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। बाल्यकाल के बाद किशोर अवस्था में आवश्यकताएं खेलकूद के सामान एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों, चॉकलेट, पेप्सी, फास्ट फूड, कोक, पिज़्ज़ा, चाट, आइसक्रीम आदि तक सीमित रहती है बाल्यकाल में देखा जाए तो। किंतु युवा अवस्था में अच्छे कपड़े, जूते, व्हीकल, पुस्तकें, मनोरंजन के साधन आदि की मांग बढ़ जाती है। और अधेड़ आयु की बात करें तो उन उत्पादों की जो है मांग बढ़ जाती है जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित हैं या उसके समय का उपयोग करने से संबंधित हैं। फिर है जीवन चक्र अवस्था। आयु के साथ साथ जीवन चक्र अवस्था भी बदलती रहती है, उसी से मिलता जुलता है। किशोर अवस्था पार कर वयस्क आयु में प्रवेश करने पर व्यक्ति विवाहित ही रहता है, अविवाहित ही रहता है जब तक तो अतः उसकी आवश्यकता खाना, कपड़े, जूते, पुस्तकें, खेलकूद के सामान, मनोरंजन के साधन, दुपहिया वाहन आदि तक सीमित रहते हैं। पर युवा अवस्था में करने के बाद प्राय व्यक्ति की शादी हो जाती है और उसके आवश्यकताओं एवं क्रय व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब शादी हो जाती है तब उसकी जो आवश्यकताएं हैं और उसका क्रय व्यवहार अलग हो जाता है। वह स्वयं की आवश्यकता एवं आराम के उत्पादों के साथ साथ पत्नी की आवश्यकता एवं आराम के उत्पाद भी क्रय करता है। और इसी तरह से बच्चे हो जाने के बाद उसकी आवश्यकताएं, बच्चों की आवश्यकताएं प्राथमिकता बन जाती है। बच्चों के बड़े होने के साथ स्वयं भी वयस्क से अधेड़ आयु में प्रवेश करता है। फलतः पुनः आवश्यकताओं एवं वरीयताओं में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा और पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। वृद्धावस्था की दहलीज पर बच्चों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ साथ वृद्धावस्था के बारे में भी चिंतन करता है। फलतः उसका क्रय व्यवहार पुनः बदल जाता है। तब खर्च के बजाय बचत एवं मितव्ययिता की प्रवृत्ति उसको बढ़ने लगती है। फिर है जीवन शैली। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। कुछ लोग सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं। कुछ लोग, अन्य लोग खाओ पियो मस्त रहो मौज उड़ाओ के सिद्धांत को अपनाते हुए जीते हैं। फलतः उनका क्रय व्यवहार उसी सोच के अनुरूप बन जाता है और उनकी आधारभूत आवश्यकताएं, आराम एवं विलासिता की आवश्यकताएं उसी अनुरूप निर्धारित होती हैं। फिर है व्यक्तित्व। प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है जो उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है।
व्यक्तित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक लक्षणों से है जिनसे वह वातावरण की चुनौतियों का संतुलित ढंग से मुकाबला करता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट एवं स्पष्ट करने के लिए शारीरिक लक्षणों, शारीरिक गठन, रंग, रूप, कद, सामाजिक लक्षणों, मिलनसारिता, व्यवहार कुशलता आदि, मानसिक लक्षणों, महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी भावना, ईमानदारी एवं प्रामाणिकता, उत्साही, साहसी आदि का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक लक्षण एक समान नहीं होते। फलतः प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार भी उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति की तरह ही प्रत्येक उत्पाद का भी व्यक्तित्व होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से मेल खाने वाले उत्पाद को ही क्रय करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर विपणनकर्ता अपने उत्पाद के व्यक्तित्व को क्रेता या संभावित क्रेता के व्यक्तित्व के अनुरूप बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। अब है स्वधारणा या स्वछवि। प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उसकी अपने प्रति, स्वयं के प्रति एक धारणा, एक स्वयं की एक छवि होती है। वह व्यक्ति उसी अनुरूप अन्य लोगों या समाज में अपनी छवि बनाना चाहता है। वह उस छवि को निरंतर सुधारना या निखारना चाहता है। इससे उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी अपनी छवि से भी प्रभावित होता है। वह अपनी छवि के अनुरूप ही उत्पादों सेवाओं को क्रय करता है। वह उन्हीं उत्पादों, नामी ब्रांडों के उत्पादों, महंगे उत्पाद आदि को क्रय करता है जिनसे उसकी छवि में चार चांद लगे तथा उसे उत्तरोत्तर निखार आ सके। ठीक है। वह अपनी छवि को बनाए रखने एवं निखारने के अनुरूप ही खान पान, रहन सहन, मोह शौक आदि को अपनाने लगता है। उदाहरणार्थ, एक छात्र अपने आप को एक फिल्मी हीरो की छवि के रूप में देखता है तो दूसरा फिल्मी खलनायक के रूप में। फलतः हीरो छवि वाला छात्र हीरो के अनुरूप तथा खलनायक छवि वाला खलनायक जैसी पोशाकें खरीदेगा। इसके अतिरिक्त छवि को बनाए रखने के लिए प्रतीक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतः कुछ लोग छवि के प्रतीक के रूप में वस्तुओं को क्रय करते हैं। उदाहरणार्थ, एक रईस व्यक्ति आवश्यकता न होते हुए भी कुछ नई एवं महंगी कारें रखना अपनी शान एवं छवि के अनुरूप समझ सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अकेला होने के उपरांत भी बड़ा बंगला, कई नौकर आदि रखना भी छवि का प्रतीक मान सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को उसकी छवि तथा छवि को प्रभावित करने वाले तत्व भी निर्धारित करते हैं। अतः विपणन प्रबंधन के अपने उत्पादों एवं संवर्धनात्मक आंदोलन से ग्राहक की छवि को उभारने एवं संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है व्यवसाय या धंधा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय, धंधा या पेशा भी उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी तथा एक डॉक्टर, प्रोफेसर तथा इंजीनियर की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। फलतः उनका क्रय व्यवहार भी भिन्न होता है। इसी प्रकार एक बड़ी कंपनी के कार्यकारी अधिकारी तथा एक डॉक्टर या बैंक के अधिकारी की आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। अतः उनका क्रय व्यवहार भी एक समान नहीं हो सकता। विपणनकर्ताओं को इन भिन्नताओं को समझकर ही उत्पाद नियोजन करना चाहिए। ये फिर है आर्थिक घटक। ये व्यक्तिगत घटक के अलावा आर्थिक घटक भी निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत आय। प्रत्येक व्यक्ति की आय उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। आय में वृद्धि होने पर अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध होती है, फलतः उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर क्रय शक्ति भी घट जाती है। वर्तमान संदर्भ में आय से तात्पर्य खर्च हेतु उपलब्ध आय तथा स्वेच्छा से खर्च हेतु उपलब्ध आय या विवेकाधीन आय से है। खर्च हेतु उपलब्ध आय वह राशि है जो सकल आय में से करों, ऋणों आदि के भुगतान के बाद शेष बचती है। इस प्रकार खर्च हेतु उपलब्ध राशि में से आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु खर्च की राशि घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे विवेकाधीन आय कहते हैं, डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं।
इन दोनों ही प्रकार के आय में वृद्धि होने से क्रेता का व्यवहार सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और अधिक मात्रा में क्रय करने हेतु प्रेरित होता है। परंतु सामान्यतः खर्च हेतु उपलब्ध आय के बढ़ने पर आधारभूत आवश्यकता के खर्च की राशि उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है, फलतः विवेकाधीन आय अधिक बढ़ती है। ऐसे में क्रेता का क्रय व्यवहार और भी सकारात्मक हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे मतलब आधारभूत आय जो है वो एक निश्चित है, उसके बाद में जो है जो आय बढ़ेगी, वो खर्चे पूरे हो गए तो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो किस में जाएगी, वो विलासिता की आरामदायक वस्तुओं में जाएगी। इसके विपरीत खर्च हेतु उपलब्ध आय या विवेकाधीन आय के घट जाने पर क्रेता का व्यवहार नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऐसी दशा में आधारभूत आवश्यकताओं के खर्च में तो प्राय कमी नहीं हो पाती, किंतु वह आराम एवं विलासिता के उत्पादों के क्रय में कमी लाने का प्रयास करता है। तो आर्थिक घटक में दूसरी बात आती है पारिवारिक आय। जब क्रेता संयुक्त परिवार का सदस्य हो तो उसकी व्यक्तिगत आय के बजाय परिवार की आय ही उसके क्रय व्यवहार को निर्धारित एवं प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों की कुल आय के अनुरूप ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को खर्च हेतु राशि उपलब्ध रहती है। अतः परिवार की कुल आय के बढ़ने एवं घटने का क्रय व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। भावी आय की संभावना। कभी कभी भावी आय की संभावना भी क्रेता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। भविष्य में आय बढ़ने एवं बढ़ते रहने की संभावना होने पर क्रय व्यवहार सकारात्मक बना रहता है। ऐसे में लोग अधिक खर्च करते हैं तथा बचत पर कम ध्यान देते हैं, किंतु जब भविष्य में आय के घटने की संभावना हो तो व्यक्ति बचत की ओर विशेष ध्यान देता है तथा आराम विलासिता के उत्पादों को क्रय करना कम या बंद ही कर देता है। ठीक है। फिर है तरल संपत्तियां। उपभोक्ता की तरल संपत्तियां भी उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। तरल संपत्तियों से तात्पर्य नकद राशि के अतिरिक्त बैंक बैलेंस, बचत पत्र, ऋण पत्र, अंश इत्यादि से है, जिनके तत्काल नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। जिनके पास ऐसी संपत्तियां होती है वे तत्काल क्रय निर्णय कर सकते हैं, किंतु जिनके पास स्थायी संपत्तियां होती वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेचने में टाइम लगेगा और वो तो फिक्स हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी संपत्तियों को बेचकर नकद राशि प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगता है, और यही नहीं, ऐसी संपत्तियों को बेचने का निर्णय भी आसानी से नहीं लिया जा सकता। फलतः क्रेता का क्रय व्यवहार नकारात्मक बना रहता है। फिर है साख सुविधाएं। बाजार में उपलब्ध साख सुविधाओं की स्थिति भी क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। आसान शर्तों एवं कम ब्याज पर साख सुविधाएं उपलब्ध हो तो क्रेता का क्रय व्यवहार सकारात्मक हो जाता है। ऐसे में कोई भी उत्पाद खरीदने का निर्णय तत्काल ले सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में क्रय व्यवहार नकारात्मक हो जाता है। क्रेता क्रय निर्णय में विलंब करता है तथा कभी कभी क्रय निर्णय को टाल ही देता है। और अगला है मूल्य स्तर। बाजार का मूल्य स्तर क्रेता के क्रय व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। बाजार में जिन उत्पादों के मूल्य बहुत ऊंचे या बढ़े हुए होते हैं, क्रेता उन उत्पादों के क्रय के निर्णय को टाल देते हैं। कभी कभी वे उन्हें क्रय नहीं करने का निर्णय भी लेते हैं। इसके विपरीत जब मूल्य में कमी आती है या महंगाई कम होती है तो लोग उत्पाद आसानी से तत्काल क्रय कर सकते हैं। तो ये सब घटक, दो तरह के घटक थे। अगले घटक अपन अगले लेसन में जानेंगे। धन्यवाद।